सो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है ब्लड। और ब्लड को मैंने बहुत ही इजी वे से एक्सप्लेन किया है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ जाएगी। सो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड। सो ब्लड होता क्या है? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से मतलब है, फ्लूइड मतलब एक तरल पदार्थ जो कि पूरी बॉडी में, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट करने की वजह से ये हमारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के साथ कनेक्शन में रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मैं एक बात और बता दूं, हमारी बॉडी में सिर्फ दो ही फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एक है ब्लड और दूसरा है लिम्फ। तो आज हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एज इट सर्कुलेट्स कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी। हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, अलाउइंग कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन टिश्यूज डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। सो ये कनेक्शन में रहता है, कम्युनिकेशन में रहता है हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं उन सबके साथ। अब इसका फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट्स, मेनली ब्लड का फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का ही है। अभी क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। हीमोग्लोबिन, ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसके साथ कंबाइन होकर ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। जो भी हम फूड खाते हैं उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन से, और पूरी बॉडी में ब्लड के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। नेक्स्ट है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, जो कि ब्लड में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होते हैं टारगेट ऑर्गन तक। नेक्स्ट है हीट। हीट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिज्म से, और हीट पूरी बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो विद द हेल्प ऑफ ब्लड ही होती है, क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से हीट हमारी पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस। प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन या फॉरेन एजेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि WBCs, वाइट ब्लड सेल्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, जो कि ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है जहाँ पर भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट लास्ट है क्लोटिंग फैक्टर्स। ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फिब्रिनोजन भी एक क्लोटिंग फैक्टर है। तो क्लोटिंग फैक्टर क्या करती है? जहाँ भी ब्लीडिंग होती है वहाँ क्लोट कर देती है ब्लड को, यानी कि ब्लीडिंग को रोक देती है। सो ब्लड के ये फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड किन चीज़ों से बना हुआ है? सो ब्लड मेनली दो चीज़ों से बना है। फर्स्ट है प्लाज्मा एंड नेक्स्ट है ब्लड सेल्स। पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक क्लियर स्ट्रॉ कलर वाटरी फ्लूइड होता है। सो प्लाज्मा एक पानी की तरह है, वाटरी फ्लूइड है, क्लियर है, इसमें कोई भी डस्ट या कुछ भी ऐसा पार्टिकल नहीं है, बिल्कुल क्लियर फ्लूइड है ये। स्ट्रॉ कलर का होता है। स्ट्रॉ कलर होता है लाइटली पेल येलो, हल्का सा येलो कलर का होता है। सो ये है प्लाज्मा, और ये हमारे ब्लड में 55% प्रेजेंट होता है। मतलब मोर देन हाफ जो वॉल्यूम है ब्लड में वो प्लाज्मा ही है। सो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है प्लाज्मा। सो ये इस कलर का होता है और क्लियर फ्लूइड है। जो नेक्स्ट कंपोनेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में वो होते हैं ब्लड सेल्स, या फिर इसको सेल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। सो ब्लड सेल नेक्स्ट कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं हमारी ब्लड में। सो ये है 45%। सो 55% प्लाज्मा एंड 45% ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल्स हमारे तीन होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। उनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा। सो प्लाज्मा को डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा किन किन चीज़ों से बना है और इसमें क्या प्रेजेंट होता है। सो फर्स्ट है वाटर। सो वाटर का कंटेंट प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ 90 to 92% सिर्फ वाटर ही है प्लाज्मा में। सेकेंड है प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन 7% प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। ये क्या करते हैं? क्रिएट्स द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड विच कीप्स प्लाज्मा फ्लूइड विद इन द सर्कुलेशन। सो प्लाज्मा प्रोटीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। सो ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या होता है कि जो प्लाज्मा है वो सर्कुलेशन में ही रहता है। इसका मतलब है कि प्लाज्मा हमेशा फ्लो करता रहता है ब्लड में, टिश्यूज़ या ऑर्गन्स में नहीं जाता। अगर प्लाज्मा टिश्यू या ऑर्गन्स में शिफ्ट हो गया वो तब हो सकता है, या फिर तो प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल लो हो जाए बॉडी में किसी वजह से। तो अगर प्लाज्मा शिफ्ट हो गया टिश्यूज़ में तो उससे एडिमा की कंडीशन हो जाती है। एडिमा यानी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है टिश्यूज़ या ऑर्गन्स में। सो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखता है प्लाज्मा प्रोटीन और ये प्रिवेंट करता है एडिमा से।
Plasma viscosity is due to plasma proteins, mainly albumin, fibrinogen and globulins. और दूसरी बात, प्लाज्मा की जो विस्कोसिटी है, मतलब कि प्लाज्मा का जो गाढ़ापन है वो भी प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से ही रहता है. सो प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा की विस्कोसिटी को भी मेंटेन करते हैं. और 3 मेन प्लाज्मा प्रोटीन है, दैट इज एल्बुमिन, फिब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन्स. सो जो एल्बुमिन है ये मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है. सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होते हैं ये एल्बुमिन ही प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स. नेक्स्ट है ग्लोबुलिन्स. जो ग्लोबुलिन्स हैं ये इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं. फिब्रिनोजन क्लोटिंग में मेनली हेल्प करता है. सो थर्ड है इनऑर्गेनिक सोल्ट्स. प्लाज्मा में इनऑर्गेनिक सोल्ट्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट. इन सब का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है. जैसे कि जो कैल्शियम है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है. सोडियम एंड कैल्शियम दोनों ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स में हेल्प करते हैं. सो इन सब का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है. जैसे कि बाइकार्बोनेट आयन ये एसिड बेस में हेल्प करता है. नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स. जो भी न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं, डाइजेशन से जो भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं एलिमेंट्री ट्रैक से. मीन्स हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ये ब्लड में चले जाते हैं. और ब्लड में मेनली प्लाज्मा में ये प्रेजेंट होते हैं. और ये प्लाज्मा से ही अपने टारगेट टिश्यूज तक जाते हैं. देन है वेस्ट प्रोडक्ट्स. जो भी यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के. ये ब्लड से किडनीज तक जाते हैं फॉर एक्सक्रीशन और वहाँ से ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं. सो ये ब्लड में प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि ब्लड में ट्रांसपोर्ट होकर लंग्स तक जाता है और लंग्स से फिर वो बाहर हमारे सांस के द्वारा एक्सक्रीट हो जाता है. नेक्स्ट है हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. हॉर्मोन्स इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू देयर टारगेट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. और प्लाज्मा के द्वारा ही हॉर्मोन्स हमारे टारगेट टिश्यूज और ऑर्गन्स तक के पहुंच जाते हैं. नेक्स्ट है, अब हमने पढ़ा प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट है सेल्यूलर कंटेंट ऑफ ब्लड, मतलब कि हमारे ब्लड सेल्स. सो ब्लड सेल्स 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है रेड ब्लड सेल्स, सेकेंड वाइट ब्लड सेल्स एंड थर्ड प्लेटलेट्स, जिनको ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं. तो रेड ब्लड सेल्स का सेकेंड नेम है एरिथ्रोसाइट्स. ये मोस्टली जो हमारा ब्लड सेल्स है वो रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं. 99% आरबीसीज जो है ब्लड सेल्स में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, जिनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स. एंड थर्ड है ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स. तो जो बाकी का 1% बचा वो वाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स हैं. सो अब हम पढ़ेंगे हीमोपोइसिस, यानी कि ब्लड सेल की फॉर्मेशन. ब्लड सेल की फॉर्मेशन कैसे होती है. सो सिंथेसाइज मेनली इन द रेड बोन मैरो. सो ब्लड सेल्स हमारे रेड बोन मैरो में बनते हैं. और रेड बोन मैरो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, मेनली फीमर, ह्यूमरस या फिर इरेगुलर या फ्लैट बोन जैसे कि स्टर्नम, इनमें ये प्रेजेंट होते हैं रेड बोन मैरो. फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स. और ये मेनली रेड बोन मैरो में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स. प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ये सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि किसी भी सेल की शेप ले सकते हैं, किसी भी सेल में बन सकते हैं. तो ये ऐसे सेल्स हैं जो कि तीनों तरह के ब्लड सेल्स को बनाते हैं. एंड गो थ्रू सेवरल डेवलपिंग स्टेजेस बिफोर एंटरिंग द ब्लड. और ब्लड में एंटर होने से पहले ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है ये कई तरह के स्टेजेस से गुजरते हैं, जो कि मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. सो हमने पढ़ा कि हीमोपोइसिस मतलब ब्लड सेल फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होती है, और रेड बोन मैरो में भी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से होती है. सम लिम्फोसाइट्स एडिशनली आर प्रोड्यूस्ड इन लिम्फोइड टिश्यूज. वैसे तो सारे सेल्स रेड बोन मैरो में ही बनते हैं, लेकिन लिम्फोसाइट जो कि एक टाइप का वाइट ब्लड सेल है वो लिम्फोइड टिश्यू में भी प्रोड्यूस होता है. टिल 20 years of life, red bone marrow occupies the entire bone capacity. Later it is replaced by fatty yellow marrow. So क्या होता है कि जो 20 साल तक क्या होता है कि रेड बोन मैरो पूरी लॉन्ग बोन में प्रेजेंट होती है, लेकिन 20 साल जब उम्र 20 साल की हो जाती है तो उसके बाद येलो फैटी येलो मैरो बनती है. मतलब येलो कलर की बोन मैरो बनती है जो कि बोन के सेंटर में प्रेजेंट होती है. और जो रेड बोन मैरो है वो तब एंड्स पर चली जाती है
एंड्स पर चली जाती है लॉन्ग बोन के, जिसको एपिफाइसिस भी बोलते हैं एंड्स को, वहाँ पर प्रेजेंट होती है। सो रेड बोन मैरो का तो एक ही फंक्शन है कि वो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है, और फैटी येलो मैरो का ये फंक्शन है कि ये फैट को स्टोर करके रखती है। अब हम पढ़ेंगे आरबीसीज को डिटेल में कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं। रेड ब्लड सेल्स बाइकनकेव डिस्क होते हैं, इनकी जो शेप होती है ये बाइकनकेव होती है। बाइकनकेव इसलिए होती है इनकी शेप ताकि क्योंकि सेंटर में से ये थिन होते हैं, ताकि जो गैस एक्सचेंज है वो इजीली हो सके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली एक्सचेंज हो सके। नो न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इट मीन्स ये डिवाइड भी नहीं हो सकते। डायमीटर इनका 7 माइक्रोमीटर होता है, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल सो दे कैन स्क्वीज थ्रू नैरो कैपिलरीज। फ्लेक्सिबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो कैपिलरीज होती हैं, जो नैरो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनसे ये आराम से निकल जाते हैं। नो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिल्स, इनमें ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही कोई इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट है। लिविंग मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन, ये सब इसलिए है क्योंकि ये एक तरह से खाली है अंदर से। सो एम्प्टी होने की वजह से यहाँ पर पूरी तरह से हीमोग्लोबिन रहता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक पिगमेंटेड प्रोटीन होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स को एक तो रेड कलर प्रोवाइड करता है क्योंकि ये पिगमेंट है, और साथ साथ रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है जिससे कि ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कर सकता है और साथ साथ CO2 की भी ट्रांसपोर्ट करता है। सो ये गैस ट्रांसपोर्ट करता है, मेनली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन बट ऑल्सो कैरी सम कार्बन डाइऑक्साइड। सो मेनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लेकिन साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी थोड़े अमाउंट में ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसीज कैन नॉट डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं है। सो नीड टू बी कंटिन्यूली रिप्लेस बाय न्यू सेल्स फ्रॉम द रेड बोन मैरो। इसलिए ये कंटिन्यूली क्या होता है, हर रोज नए सेल्स, नए आरबीसीज बनते हैं रेड बोन मैरो से। द लाइफ स्पेन इज अबाउट 120 डेज। सो इसका 120 दिन का लाइफ स्पेन है, 120 दिन के बाद इनकी जो लाइफ है खत्म हो जाती है। हीमोलिसिस अकर इन द स्प्लीन, बोन मैरो एंड लीवर। सो हीमोलिसिस क्या होता है, हीमोलिसिस होता है रेड ब्लड सेल्स का ब्रेक डाउन होना, उनका टूटना। सो उनका टूटना कहाँ होता है, डिस्ट्रक्शन जो है रेड ब्लड सेल की वो स्प्लीन में होती है, बोन मैरो में होती है और लीवर में होती है, सबसे ज़्यादा स्प्लीन में होती है। नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल सबसे लार्जेस्ट सेल है और ओनली 1% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम में ये काउंट होते हैं। सो 99% आरबीसीज है और बाकी का जो 1% बचा है वो WBC और प्लेटलेट्स हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वाइट ब्लड सेल्स का, ये है डिफेंस और इम्यूनिटी में। जैसे कोई भी फॉरेन एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर हो गया, सो उससे हमें प्रिवेंट करते हैं, मीन्स हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, और ये हमारा इम्यूनिटी बनाते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता है। दे कंटेन न्यूक्लियाई एंड सम हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। सो इसके अंदर न्यूक्लियाई होता है ल्यूकोसाइट्स के अंदर, और कुछ में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। ग्रेन्यूल्स होते हैं एक सीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे दाने कहते हैं जिनको हम हिंदी में। कुछ WBCs में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होने की वजह से ये दो में डिवाइड है, एक है ग्रेन्यूलोसाइट और दूसरा है ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो दो टाइप के होते हैं, ग्रेन्यूलोसाइट्स वो होते हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ए ग्रेन्यूलोसाइट विदाउट ग्रेन्यूल्स होते हैं। सो ग्रेन्यूलोसाइट जिनमें प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। सो इनका नाम डिपेंड है डाई के ऊपर। सो डाइज जो कलर ये जो डाई को एब्जॉर्ब करते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका कलर पड़ा है, इनका नेम पड़ा है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और ए ग्रेन्युलोसाइट जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ये दो टाइप के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स वेरी स्मॉल होते हैं, सबसे स्मॉल डिस्क है तीनों सेल्स में से, 2 to 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। इनके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता, दे हैव नो न्यूक्लियस। देयर साइटोप्लाज्म इज पैक्ड विद ग्रेन्यूल्स दैट कंटेन ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। और इनके साइटोप्लाज्म में ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, मतलब ये क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। क्लोटिंग क्या होता है, जैसे ब्लीडिंग हुई हमारी बॉडी में, मान लो कोई भी कट लग गया, चोट लग गई, तो तब प्लेटलेट्स वहाँ पर आ जाते हैं उस साइड पर जहाँ पर ब्लीडिंग हुई, और वहाँ पर ये ब्लड को क्लोट कर देते हैं, मतलब खून का थक्का जमा देते हैं, जिससे ब्लड जो है वहाँ पर रुक जाता है। एंड कोजेज हीमोस्टेसिस, और हीमोस्टेसिस क्या होता है, सिजेशन ऑफ ब्लीडिंग, मतलब वहाँ पर ब्लीडिंग रुक जाती है। इसका जो लाइफ स्पेन होता है वो 8 से 11 दिन का होता है। सो ये था ऑल अबाउट द ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, उनके क्या फंक्शंस हैं।
आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, एंड प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको समझ आए सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।